जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग अपने एक नए सीरीज का श्री गणेश करने। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कल के सेशन से कि आज से हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल शाम का 7 बज चुका है और आप और हम जुड़ चुके हैं एएलपी एंड टेक साइंस एक्सप्रेस। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया था कि हम लोग जो ये एएलपी एंड टेक साइंस एक्सप्रेस का सेशन है, इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा, तो सर एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे। और आज है हम लोग का डे 1 और आज का कौन सा शिफ्ट है, तो सर आज का आपका 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है कॉपर पायराइट और क्यूपराइट खनिज है। दूसरा ऑप्शन है कि जस्ता मैग्नेटाइट और चांदी धातु है। तीसरा ऑप्शन है तांबा कैल्शियम और सोडियम धातु है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि बॉक्साइट एक अयस्क है। और आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से गलत आपका कौन सा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर पायराइट की बात करें और क्यूपराइट की बात करें तो हम सभी इसको एज अ मिनरल्स देखते हैं, यानी कि इसको हम लोग एज अ खनिज देखते हैं। और हम सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर किससे प्राप्त होता है तो आप सभी झट से कहते हैं चाल्कोपाइराइट से प्राप्त होता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि चाल्कोपाइराइट को ही क्या बोला जाता है, कॉपर पायराइट बोला जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2 होता है। और साथ ही जो आपका क्यूपराइट है इससे भी क्या प्राप्त होता है सर, कॉपर प्राप्त होता है। और कॉपर के लिए ये कॉपर पायराइट और क्यूपराइट दोनों ही क्या है सर, खनिज, यानी कि मिनरल्स है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हम लोग किसी भी धातु को तो अयस्क से निकालते हैं, तो फिर कॉपर को खनिज से कैसे निकाला जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझने हो। पहला आपका इंपॉर्टेंट टर्म है मिनरल्स। पहला क्या है सर, मिनरल्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मेरे मित्र, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना, मिनरल्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये वैसा पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या होता है, तो सर निर्मित होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी पृथ्वी के अंदर नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली निर्मित होने वाला, पृथ्वी के अंदर नेचुरली निर्मित होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मिनरल्स यानी कि खनिज क्या है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपको किस रूप में मिलेंगे पृथ्वी के अंदर, तो सर क्रिस्टल के रूप में मिलेंगे। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये साधारणतः क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक होते हैं। ये साधारणतः क्या होते हैं सर, अकार्बनिक होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक होते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मिनरल्स का हमारे अपने बॉडी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और साथ ही साथ प्लांट के ग्रोथ के लिए भी मिनरल्स क्या है सर, बहुत ही जरूरी है। और ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि सर जो साल्ट हम लोग खाते हैं वो क्या है, एक प्रकार का सर मिनरल्स है, खनिज है। जो नमक हम लोग खाते हैं वो क्या है सर, एक प्रकार का खनिज है, मिनरल्स है। और आप सबों को मालूम है कि नमक के बिना हम लोगों की जिंदगी अधूरी हो जाएगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये तो हो गई खनिज की बात। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, अब हम लोग बात करें अयस्क की, अब हम लोग बात करें यहाँ पे अयस्क की, यानी कि ओर की। तो आप सभी ध्यान में ये रखेंगे, आप सभी ध्यान में ये रखेंगे कि जो ओर्स हैं ये एक तरह से कच्ची सामग्री होती है, रॉ मटेरियल होती है। किस लिए सर, तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए। और हम लोग क्या कहते हैं कि चट्टान का वह रूप या और जो है अयस्क जो है वो चट्टान का रूप होता है जिससे धातु को क्या किया जाता है सर, निकाला जाता है। यानी कि चट्टान चट्टान जिससे चट्टान जिससे धातु निकाला जाता है, चट्टान जिससे धातु निकाला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सर ओर कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बड़ा ही पॉपुलर सा चीज,
कि जो बॉक्साइट है वो किस धातु को प्राप्त करने के लिए अयस्क है, तो आप कहते हैं एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट आपका क्या है सर, अयस्क है। अब आप यहाँ पे ध्यान में ये रखिएगा कि हमने मिनरल्स के बारे में बोला कि ये पृथ्वी के अंदर नेचुरली निर्मित होने वाला पदार्थ है, और ये भी आपको क्रिस्टल के रूप में दिखेगा, और ये सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। और मेरे मित्र ये भी आपको जो दिखेगा वो क्रिस्टल यानी कि ठोस के रूप में दिखेगा। और हमने यहाँ पे बोला कि चट्टान जिससे धातु निकाला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे, ये जो चट्टान जिससे धातु निकाला जाता है ये भी आपको कहां मिलेगा, पृथ्वी के अंदर ही मिलेगा। बस आपको ये डिफरेंसेस याद रखना है कि जितने भी आप अयस्क देखते हैं, जितने भी आप अयस्क देखते हैं, ये सभी के सभी खनिज हैं। हमेशा याद रखेंगे कि पृथ्वी के अंदर से जो कुछ भी हम लोग निकालते हैं, कोई भी चीज जो पृथ्वी को खनने के बाद मिलता है उसको हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं। इतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर नहीं याद है तो यहाँ पे खनिज लिखा हुआ है, ईज से चीज याद रखिए, मतलब वस्तु हो गया, और खन का मतलब हुआ खनना। तो पृथ्वी को खनने से जो चीज प्राप्त होगी उसे हम खनिज कहेंगे। आप कहेंगे सर ये रॉक वगैरह हमको पृथ्वी के अंदर से मिलता है, तो इसीलिए आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जितने भी अयस्क हैं, जितने भी अयस्क हैं, ये सभी क्या होंगे, आप कहेंगे सर खनिज। क्या होंगे, खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। और मेरे मित्र इसका मतलब ये हुआ कि सर कुछ खनिज ऐसे हैं जो जिसका इस्तेमाल अयस्क के रूप में किया जाता है, बिल्कुल। और यही सर एग्जाम्पल है कि जो कॉपर पायराइट और क्यूपराइट है ये किसका है सर, अयस्क। तो आप कहते सर ये कॉपर का अयस्क है, एक्चुअली में ये क्या है, तो सर कॉपर पायराइट और क्यूपराइट दोनों खनिज। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जितने भी अयस्क हैं वे सभी खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। रीजन ये है कि सर जो खनिज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज, अशुद्धि होती है। और मेरे मित्र आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा एज अ एग्जाम्पल, अगर चीजों को समझना चाहते हैं तो, कि एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो हम लोग बॉक्साइट भी लेते हैं और क्ले भी लेते हैं। लेकिन आप जहां कहीं भी एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइट को पढ़ते हैं, लेकिन क्ले के बारे में पढ़ते हैं नहीं। क्यों, क्योंकि क्ले में बालू, मिट्टी, बहुत सारा चीज रहता है, यानी कि इंप्योरिटीज भरा पड़ा रहता है, इसीलिए उसको अयस्क के रूप में नहीं देखा जाता। तो सभी अयस्क खनिज हैं, और सभी खनिज अयस्क इसलिए नहीं है कि सर खनिज अपने साथ कुछ अशुद्धियां भी क्या करती है सर, पोर करती है, यानी कि ग्रहण किए हुए रहती है, जिसको हटाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। और कच्चा सामग्री का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज जो हमको सस्ता सुविधा में आसानी से मिल जाए वही हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी हो। आप कहेंगे खनिज और अयस्क तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा गलत कथन है उसका चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो कॉपर पैराइट और क्यूपराइट खनिज है, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कॉपर का अयस्क क्या है, तो आप कॉपर पायराइट और क्यूपराइट भी बोल सकते हैं। कॉपर किस खनिज से प्राप्त होता है, आप कॉपर पायराइट और क्यूपराइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलेगा। यानी कि ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है सर। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि जस्ता, मैग्नेटाइट, Fe3O4 और चांदी धातु है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जस्ता तो धातु है ही, ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटाइट जो है ये तो आयरन का ओर हो जाता है, और ये यहाँ पे Fe3O4 के रूप में है, मतलब ये तो हमारा यौगिक है। ये हमारा क्या है सर, यौगिक, यानी कि कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड सर दो धातु से मिलकर बन सकता है, या धातु या अधातु अभिक्रिया करके बना सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है तो यौगिक। और साथ में यहाँ पे चांदी आपका क्या है, तो सर चांदी भी धातु ही है। चांदी भी क्या है सर, धातु ही है। मतलब ये हुआ कि आपको गलत कथन चूज करना था, और आपके दूसरे ऑप्शन में ही गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जस्ता, मैग्नेटाइट और चांदी धातु हैं, जबकि संभव ही नहीं है। मैग्नेटाइट आपका यौगिक के रूप में है, जबकि चांदी और जस्ता क्या है सर, तो सर ये धातु। तो आप क्या कहेंगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड रेड से कर दे रहा हूं मार्क सर, ताकि आपको आंसर पता चले। सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जस्ता, मैग्नेटाइट और चांदी धातु है, ये बात कहना गलत है, क्योंकि इसमें एक यौगिक भी है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि तांबा, तांबा, कैल्शियम और सोडियम धातु है। बिल्कुल सही है सर, तांबा, कैल्शियम और सोडियम तीनों क्या है सर, धातु हैं। और बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क। क्या है सर, एल्युमिनियम का अयस्क है। और मेरे मित्र साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखना
कि साइंस का वो डिपार्टमेंट, साइंस का वो विभाग जहां पे हम लोग अयस्क से खनिज प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटालर्जी बोलते हैं, यानी कि धातु कर्म विज्ञान बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साइंस का वो ब्रांच या वो डिपार्टमेंट जहां पे किसी और से मेटल को निकाला जाता है, यानी कि किसी अयस्क से धातु को निकाला जाता है, क्या कहलाता है? आप कहेंगे मेटालर्जी कहलाता है, यानी कि धातु कर्म कहलाता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखें। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है केमिकल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, चौथा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है, और आपके यहाँ पे क्वेश्चन में फ्री फॉल बात की जा रही है। तो मेरे मित्र फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त रूप से गिरना। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? मुक्त रूप से गिरना। और ध्यान में रखिएगा कि फ्री फॉल में मुक्त रूप से गिरना भी आ जाता है, और सर किसी भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ये भी आ जाता है। आप कहोगे सर इसके पीछे का कारण क्या है? तो मेरे मित्र जब भी आप किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो किसके आकर्षण से गिरेगा? आप कहेंगे पृथ्वी के गुरुत्व के आकर्षण से गिरेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, और वो भी उस पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा है, यानी कि वस्तु की जो गति है वो फ्री फॉल है, यानी कि मुक्त पतन। तो जब भी बोला जाए कि व्हाट डिड यू मीन बाय फ्री फॉल, मुक्त पतन से क्या समझते हो, तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है और उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य न करे, या जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य नहीं करता है, तब सर जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? मुक्त पतन या फिर फ्री फॉल बोला जाता है। मुक्त पतन या फिर फ्री फॉल बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया बता दिया कि ये कोई बॉल है जो कि h ऊंचाई पे है, तो अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पे है तो यहाँ पे इस ऊंचाई पे इसकी ऊर्जा क्या होगी? आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है, किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। और मेरे मित्र जब यही बॉल नीचे गिर जाता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, तो आप क्या कहते हो कि सर जो ये नीचे गिरता है तो यहां पे भी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो सेम यहां आ जाती है, क्योंकि ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही इसको बनाया जा सकता, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे थी तो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर हाइट दे पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने हाइट के चलते अपने अंदर क्या एनर्जी रखे हुए सर? स्थितिज ऊर्जा रखे हुए। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से ऊर्जा रूपांतरित होगी। आपने इस वस्तु को क्या किया सर? नीचे गिराया बिना किसी बाधा के, मतलब ये निर्वात में गिर रहा है, तो आप कहेंगे सर सराग से पृथ्वी पे पहुंचेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसमें वेग आएगा, और आप कहेंगे कि सर जब ये भी वेग से नीचे गिरेगा पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन, जाहिर सी बात है कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो नीचे गिरने के दौरान किस में बदल जाएगी सर? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। लेकिन जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर घटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई कम होता चला जाएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी सर? घटती चली जाएगी। और जैसे जैसे सर वो नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा। आप कहेंगे सर वो तो एक समान रूप से त्वरित होगा। तो सर जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होते चला जाएगा सर? बढ़ते चला जाएगा। और फिर क्या कहेंगे सर? जब नीचे आएगा तो वेग 0 हो जाएगी, मतलब जो उसका पहले ऊर्जा था वही ऊर्जा सेम होगी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो ऊपर से नीचे गिराए जाने के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। उसकी स्थितिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पे क्या होती है सर? घटती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा घटती है वो उसकी स्थिति के चलते घटती है। जो एनर्जी है वो किस में बदल जाती है सर? काइनेटिक एनर्जी में बदल।
तो क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है। पहला ही ऑप्शन है सर स्थितिज ऊर्जा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है रासायनिक ऊर्जा। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये रासायनिक ऊर्जा क्या होती है। तो भाई मेरे, जब आपको किसी भी केमिकल से एनर्जी मिलती है तो उसको रासायनिक ऊर्जा बोला जाता है। जैसे आप किसी भी चीज को जलाते हो, उससे आपको हीट एनर्जी मिलती है, तो उस चीज में कुछ ना कुछ सर कंपोनेंट्स तो होते हैं, और उस कंपोनेंट्स को जलाने के बाद आपको हीट एनर्जी मिल रही है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि सर केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। तो वैसा ऊर्जा जो किसी रसायन से प्राप्त होता है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे सर नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नाभिक से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सवाल ये है कि सर नाभिक से कैसे ऊर्जा प्राप्त होगा। तो मेरे मित्र दो तरीके से, नाभिक को तोड़ के या फिर नाभिक को जोड़ के। नाभिक से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कैसे होगी, तो या तो सर नाभिक को तोड़ना पड़ेगा या फिर नाभिक को जोड़ना पड़ेगा। एटम बम का विस्फोट, नाभिकीय विखंडन, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है सर, रिलीज होता है। लेकिन सर सन से जो एनर्जी मिलती है वो नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ करके हीलियम बना लेते हैं। मतलब ये हुआ चिल्ला जी कि नाभिकीय ऊर्जा जो होगी वो आपको कैसे मिलेगी, तो सर या तो आपको नाभिकीय संलयन से मिलेगी, या तो आपको क्या मिलेगी सर, नाभिकीय संलयन से मिलेगी, या फिर नाभिकीय विखंडन से मिलेगी। किससे मिलेगी सर, नाभिकीय विखंडन से मिलेगी। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा, तो भाई मेरे सबको मालूम है किसी भी वस्तु के गति के चलते उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं सर, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और फॉर्मूला नो डाउट आप सबों को मालूम होगा, के इक्वल टू क्या होता है सर, हाफ mv² होता है। बस चला जी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा और वस्तु के संवेग में संबंध होता है, और वो क्या होता है, तो सर के इक्वल टू हम लोग p²/2m लिखते हैं। ये क्या है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर रिलेशन बिटवीन के एंड पी। ध्यान में रखेंगे P किसको बोला जा रहा है, संवेग को सर। क्यों, क्योंकि संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर जी, P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है सर, ये भले ही आपको देखने में पूरा बोर्ड लग रहा है, लेकिन यहां से आपको बहुत सारी बेसिक बातें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम की सामग्री के साथ पहले कॉलम की उचित सामग्री का मेल कराता है। मेरे मित्र पहले समझ लेते हैं, मेल तो आप 1 मिनट में कर लेंगे। आपका कहा जा रहा है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कि सबसे छोटा कण परमाणु है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज एटम। यहाँ पे एटम लिखना चाहिए था इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज एटम। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि जब हम लोग सबसे छोटे कण परमाणु की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में क्या कंसेप्ट आता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो ये सब बात नहीं थी, क्योंकि पहले साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ ये मानते थे कि पदार्थ जो हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अब ये छोटा छोटा कण क्या है ये साइंटिस्ट के पास नहीं था। तो हुआ क्या कि सर कुछ ग्रीक के दार्शनिक थे, कुछ भारतीय दार्शनिक थे, ये सभी मिल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या हो सकता है। तो मेरे मित्र जो उस समय के ऋषि मुनि थे, चाहे वो ग्रीक दार्शनिक लुसिपस की बात की जाए या फिर महर्षि कन्नर की बात की जाए, इन सबों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक आधार ये निकाला कि जो पदार्थ हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, परमाणु से मिलके बने। परमाणु नहीं बोला गया था उस समय, परमाणु बोला गया था। और यही परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। मतलब ये कंसेप्ट ऋषि मुनि के द्वारा उस समय मतलब चर्चा में था सर। लेकिन साइंस तो तभी किसी भी चीज को मानती है सर जब उसको हम लोग प्रूफ कर पाए। मेरे मित्र किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही है, इस बात की व्याख्या किसने करा, तो सर साइंटिफिकली रूप से डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में करा, यानी कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में करा। किस बेस पे सर, तो सर इन्होंने जो उस वक्त बेस माना था वो क्या था, तो सर मास कंजर्वेशन रूल था, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत था।
कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम जितना भी पदार्थ डालेंगे प्रोडक्ट हमारा उतना ही बनेगा। तो अगर हम पदार्थ डाल रहे हैं तो उसमें जो कण है उसकी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगी, और उसी से ये पता लगाया गया कि जो परमाणु का कंसेप्ट आ रहा है ये पदार्थ का क्या है, तो सर सबसे छोटा कण है। लेकिन मेरे मित्र, डाल्टन से भी पहले ऋषि मुनि के द्वारा ये चीज बताया गया था। तो यहाँ पे जो आपका ये स्टेटमेंट है उसमें है सबसे छोटा कण परमाणु है, और यहाँ पे ऑप्शन है महर्षि कन्नर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान के संरक्षण नियम का आधार, केवल शुद्ध रासायनिक यौगिकों के लिए, और नष्ट और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होगा इसका? इधर भी ये संतुलित रासायनिक समीकरण, परमाणु ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ है, चला कोई बात नहीं है, उसको हम ठीक करवा देंगे अगले सेशन। और स्थिर अनुपात का नियम, क्या कहोगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा कण परमाणु है इसको किसके अकॉर्डिंग देखें, सर ऋषि मुनि के अकॉर्डिंग देखें, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो महर्षि कन्नर के साथ मिली। क्यों? क्योंकि महर्षि कन्नर क्या है सर? ऋषि मुनि। अब ध्यान देंगे कि अगर हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं कि सर अभिकारक और जो हमारा प्रतिफल होता है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है सर? समान होती। अच्छा, दोनों और परमाणु की संख्या समान होती है, इस चीज को सर किसके थ्रू प्रूफ किया जाता है? सर इस चीज को इसलिए प्रूफ किया जाता है और किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित भी इसलिए करते हैं ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या कर सके? पालन कर सके। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि सर किसी भी अभिक्रिया में जितना अभिकारक डाला जाएगा प्रतिफल उतना ही मिले। मतलब साफ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर सके, उसको फॉलो कर सके। तो देख लीजिए सर आपके किस ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे लिखा हुआ है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का आधार है, और यहाँ पे तीसरा में है केवल शुद्ध रासायनिक यौगिकों के लिए और न नष्ट किया जा सकता है, और चौथा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप कहेंगे जब सर संतुलित रासायनिक समीकरण जो है, जब संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करता है तो बी किसके साथ मिलेगा? सर लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी था वो रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित था। रासायनिक संयोग में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है सर, स्थिर अनुपात का नियम आता है। तो डाल्टन का यह मानना था कि जो सबसे छोटा कण परमाणु है इसको ना तो निर्मित किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, दैट्स आर इंडिविजुअल। हालांकि ये बात की बात है कि जब साइंस डेवलप हुई तो हम लोग परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ देते हैं, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है। डाल्टन क्या मान रहे थे? परमाणु अविभाज्य है, और इसके पीछे वो क्या आधार दे रहे थे? तो सर द्रव्यमान संरक्षण नियम को अपना आधार मान रहे थे। यहाँ पे आपका जो ये है कि परमाणु ना तो निर्मित किया जा सकता है और यहाँ पे होगा और न ही नष्ट किया जा सकता है, इस बात की संकल्पना किसकी थी? सर डाल्टन की थी, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण नियम का आधार सर। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो सी है वो किसके साथ मिल जाएगा? सर 2 के साथ मिल। मेरे मित्र फिर है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व जो होंगे वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग H2O की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसका द्रव्यमान 2 होगा, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8। ये क्या है? तो सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है। मतलब ये हुआ कि सर वाटर को हम लैब में तैयार कर ले या फिर किसी हम गंदे नाले जगह से ले आए, किसी नदी से ले आए, हर सिचुएशन में हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना मिलेगा? 1:8 मिलेगा। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है कि प्रत्येक यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और मेरे मित्र ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये केवल और केवल शुद्ध रासायनिक यौगिक के लिए ही लागू होता है,
केवल और केवल किसके लिए लागू होता है सर? शुद्ध रासायनिक यौगिक के लिए ही लागू होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम किससे मैच कर जाएगा सर? 3 से मैच कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप अगर यहां पे आंसर मैच कराओगे तो ए किसके साथ जा रहा है सर? 1 के साथ जा रहा है। बी किसके साथ जा रहा है सर? बी जो है वो 4 के साथ जा रहा है। सी किसके साथ जा रहा है? परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता और न ही नष्ट। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जो कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम पे आधार है, यानी कि सी जो है वो 2 के साथ जाएगा। डी किसके साथ जा रहा है चेला? केवल शुद्ध रासायनिक यौगिकों के लिए। तो डी किसके साथ जाएगा सर? 3 के लिए। आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या है। आप कहेंगे सर ये तो हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। A1 B4 और C2 और डी आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किसने करा था, किसने दिया था? तो याद रखना एनाटोनी लेवोजियर ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया सर? प्राउस्ट ने। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये सभी के सभी क्या है? रासायनिक संयोग के नियम है। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पे आधारित था? तो आप कहेंगे रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित था। और बेस किस पे था? तो सर द्रव्यमान संरक्षण नियम के बेस। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है चला? कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं ए और बी को क्रमशः एच और 3h ऊंचाई पे रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? मेरे मित्र, एक ऊंचाई आपका h है और दूसरा ऊंचाई 3h है, ठीक है। अब ए को इस पे रखा जा रहा है और बी को इस पे रखा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? क्या कहोगे सर? कि जो ए है इसका स्थितिज ऊर्जा अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधे कहेंगे सर mgh, और इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऊंचाई तो 3h है, तो mg3h, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर mgh बटा mg3h, ये mg कैंसिल, h के साथ कैंसिल, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना? 1:3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहते हैं सर अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं। और इसको आप इतना नहीं भी कर सकते थे, अपने मन में भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज तो सेम ही रहना है। मास जब सेम है, ऊंचाई ही बदल रहा है, तो रेशियो ऊंचाई का ही होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसके पावर की गणना करें। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कितनी है सर? तो सर 30 सेंटीमीटर। चला जी याद रखेंगे किसकी बात की जा रही है? उत्तल लेंस की बात की जा रही है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका फोकस इधर होगा सर। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि सर मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें यहाँ पे क्या करेगी? तो सर काटती हुई प्रतीत होगी, और ये इसके प्रकाशिक केंद्र से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे अगर फोकल दूरी को मापेंगे तो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में मापेंगे, यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा ये है, आपतित प्रकाश की दिशा सर ये है, तो आप कहेंगे सर आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, विपरीत में सर ऋणात्मक होती है। F इक्वल टू क्या होगा चेला? +30 सेंटीमीटर। किसी भी लेंस की शक्ति क्या होता है चेला? उसके फोकल दूरी का व्युत्क्रम होता है। ध्यान में रखेंगे कि फोकस हमारा क्या होना चाहिए? मीटर में, तभी हम लोग कहेंगे लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इन अ मीटर देन द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। जब तक लेंस की फोकस दूरी मीटर में नहीं होगी तब तक हम लोग एसआई यूनिट डायोप्टर नहीं कहेंगे पावर की। ये चीज ध्यान में रखेंगे। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? आप कहेंगे सर इसको तो हमको फिर मीटर में बदलना होगा। बिल्कुल सर, ये 30/100 हो जाएगा। आप इसको सीधे ऐसे कर दो, 1 बटा कितना सर? 30/100, और यहाँ पे ये हो जाएगा 100/30 चला। इसको कैंसिल करो, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 डायोप्टर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई स्रोत 0.3 सेकेंड में 30 तरंग गर्त, ध्यान में रखेंगे तरंग गर्त को क्रेस्ट बोला जाता है, और
30 तरंग शीर्ष यानी कि ट्रफ उत्पन्न करता है, इससे उत्पन्न तरंग की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन है 150 हर्ज, 50 हर्ज, 100 हर्ज, 200 हर्ज, क्या होगा? आप कहेंगे सर ये क्रस्ट और ट्रफ का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग जब गमन करती है, अनुदैर्ध्य तरंग जब गमन करती है तो वो संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है जब वो गमन करती है तो शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है। किस रूप में गमन करती है सर? तो शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में गर्त करती है। मेरे मित्र कोई भी आपका अनुप्रस्थ तरंग होगा उसके गमन का डायरेक्शन क्या होगा? तो सर कुछ इस तरीके से। क्या होगा सर? इस तरीके से। मेरे मित्र इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, यानी कि इसको क्रेस्ट और इसको क्या बोला जाता है? टर्फ बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी सोर्स क्या कर रहा है कि सर 0.3 सेकेंड में 30 तरंगर्त और 30 तरंग शीर्ष उत्पन्न कर रहा है, मतलब ये हुआ कि जो तरंग है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, शीर्ष और गर्त बनाते हुए, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए इस तरह से चल रहा है। मेरे मित्र ये जो इस तरह से चल रहा है तो 0.3 सेकेंड में वो कितना बार चल रहा है? तो सर 30 बार शीर्ष बना रहा है, 30 बार गर्त बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तरंग जो है उसमें कंपन कितना बार हो रहा है? सर 30 बार हो रहा है। क्या हो रहा है सर? तरंग में कंपन जो है वो कितना हो रहा है सर? अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर कंपन भी तो 30 बार ना होगा, क्या है कि ये 30 बार क्या करेगा? शीर्ष बनाएगा, गर्त बनाएगा, शीर्ष बनाएगा, गर्त बनाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तो हम सभी क्या कहते हैं? सर फ्रीक्वेंसी जो है इसको आवृत्ति बोला जाता है, और एक्चुअली में ये क्या है? तो सर एक्चुअली में ये किसी भी वस्तु की गति कितनी बार रिपीट हुई है इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। यानी कि अगर कोई तरंग गति में है तो उसकी पर सेकेंड गति क्या है, इस चीज को हम किसके द्वारा पता लगाते हैं? सर आवृत्ति के द्वारा पता लगाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आवृत्ति जो है वो आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति क्या होता है सर? आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? 1/t लिखते हैं। और मेरे मित्र या फिर हम लोग आवृत्ति के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं? कंपन बटा समय भी कहते हैं, कंपन बटा समय भी कहते हैं। मेरे मित्र आपका यहाँ पे 30 शीर्ष बन रहा है और 30 गर्त बन रहा है, मतलब उसका जो ऑस्किलेशन है, दोलन है, वो कितना है सर? तो आप कहेंगे सर 30 बार है। और टाइम कितना है सर? 0.3 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ना निकलेगा चेला? आप कहेंगे सर अगर हम कंपन बटा सेकेंड यहाँ पे कहेंगे तो कंपन हमारा 30 है और सेकेंड 0.3 है, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 0 आएगा और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 100 हर्ट्ज हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कंपन बटा सेकेंड कह के तो आप पढ़ा दिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि ये जो 1 है ये किसको बता रहा है? ये तो डेफिनेशन है ना कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, तो व्युत्क्रम को हम 1/t के रूप में लिखते हैं। लेकिन ये 1 का अपना मायने ये है कि सर ये कंपन को बता रहा है कि एक कंपन होने में जितना समय लगेगा वही ना आवृत्ति कहलाएगा। मान लो एक कंपन होने में आपको 1 सेकंड लगता है, आवृत्ति कितनी होगी सर? 1 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये जो 1 है एक्चुअली में वो किसको बता रहा है? सर कंपन की संख्या को बता रहा है। और जब भी हम आवृत्ति की बात करेंगे तो एकल आवृत्ति की बात करेंगे ना, अगर दोलन ज्यादा है तो ज्यादा की बात करेंगे। यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक कंपन पूरा करने में जितना तरंग को टाइम लगेगा वही तरंग की क्या होगी सर? आवृत्ति हो। क्या होगी? आवृत्ति हो। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द बॉडी मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल? प्लेनेरिया, यकृत परनाव, हाइड्रा, टेपवर्म, क्या होगा इसका? आप कहेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा? मेरे मित्र आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो प्लेनेरिया, यकृत परनाव, हाइड्रा, टेपवर्म, इन सभी चीजों को आप देख रहे हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको ये याद रखना होगा कि दैट्स ऑल आर फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ एनिमेलिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु जगत बोलते। क्या बोलते हैं? जंतु जगत।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो एनिमल आप सभी देखते हैं, जो जंतु देखते हैं, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग जंतु की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहला विशेषता ये कहते हैं कि सर ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा इसकी विशेषता क्या होती है? तो सर दूसरा इसकी विशेषता ये होती है कि ये परजीवी होते हैं। जंतु प्रायः क्या होते हैं सर? परजीवी होते हैं। और साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये चलायमान होता है। ये क्या होता है? चलायमान होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि जो जंतु होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसका शरीर या तो द्विस्तरीय होता है या फिर त्रिस्तरीय होता है। यानी कि जंतु का शरीर क्या होता है सर? द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय होता है। किसी भी जंतु का जो शरीर होता है वो कैसा होता है सर? या तो द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय को हम लोग क्या बोलते हैं सर? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। त्रिस्तरीय को क्या बोलते हैं हम लोग सर? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय कहने का मतलब क्या हुआ? तो आप सभी ध्यान में रखें कि वैसे जीव जिसके शरीर का जनन स्तर, जर्मिनल लेयर, दो दो स्तर से मिलके बना हो, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक में जो जीव होंगे, डिप्लोब्लास्टिक में जो जीव होंगे, इसका जो बॉडी होगा वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होगा। एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होगा। और कोई भी वैसा जीव जिसका शरीर का बाहरी परत एक्टोडर्म और इंडोडर्म यानी कि आंतरिक परत इससे बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? तो सर कोई भी जंतु जिसका शरीर इक्टोडर्म, इंडोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म से बना हो, और मीसोडर्म से बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? त्रिस्तरीय जंतु। क्या कहेंगे सर? त्रिस्तरीय जंतु। और साथ ही ध्यान में रखेंगे जंतु जगत की सर एक और विशेषता होती है कि सर जंतुएं जो है वो बायलेटरल होती है। यानी कि द्विपार्श्व सम्मित होता है उसका शरीर। काट दोगे तो उसका शरीर दो आधा भाग में बट जाएगा। या फिर क्या होता है? तो सर एरियल सिमेट्री होता है। या फिर हम लोग कहते हैं कि सर असम्मित आकार का होता है, कहीं से भी काटोगे तो दो भाग में नहीं बटे। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। आप कहेंगे सर फिर यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सामान्यतः शुरुआत हम लोग सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ के जंतु से करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ के जो जंतु होते हैं इसका शरीर दो स्तर से बना होता है। बाहरी जो है उसको एक्टोडर्म बोला जाता है और अंदर वाला जो है उसको इंडोडर्म बोला जाता है। और आप सबों को कहने की जरूरत नहीं है कि सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ के जो जंतु हैं उसमें कौन आता है? तो सर आपके ऑप्शन में जो हाइड्रा दिया हुआ है ये आ जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? हाइड्रा। क्या पूछा जा रहा है कि किस जीव का शरीर कोशिका की दो परत से बना है? आप कहेंगे हाइड्रा का शरीर कोशिका की दो परत से बना है। परत क्या है? तो सर इक्टोडर्म और इंडोडर्म। बाकी के जो प्लेनेरिया, यकृत पर्णाभ और टेपवर्म देख रहे हैं सर, इसका शरीर किससे बना है? तो सर तीन स्तर से, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म। ये चीज आप अपने माइंड में रखें। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? औद्योगिक इंजन, क्लोरोफिल, अवायवीय बैक्टीरिया, अल्कोहल, किसके द्वारा हो? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखें कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? फॉसिल्स फ्यूल की। किसकी बात करते हैं? फॉसिल्स फ्यूल की। फॉसिल्स फ्यूल की तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसी को जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। जीवाश्म ईंधन यानी कि वैसा ईंधन
जो हमें जीवों के अंश से प्राप्त होता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। भाई जीवाश्म ईंधन कैसे प्राप्त होगा? तो सर जब जीव सड़ गल पच जाएगा तब प्राप्त होगा। बिल्कुल सही सोच रहे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कोल की बात करते तो क्या कहते हैं कि सर कोल के फॉर्मेशन में ये हुआ था कि आज से हजारों साल पहले पेड़ पौधे जो थे पृथ्वी पे वो किसी कारण से क्या हो गए, डेड हो गए, नष्ट हो गए और वो जमीन के नीचे दबते चले गए और अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच आर बिलोंग्स टू द कोल। बट अगर हम गैस की बात करते तो क्या कहते सर कि गैस जो है ये समुद्री जीव के मरने के बाद अंदर चले जाने के चलते सड़ने गलने से क्या बनता है सर, गैस बनता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो गैस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं या सीएनजी बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली में जो समुद्र के जीव जंतु होते हैं वो अगर किसी कारण से डेड कर जाते हैं वो पृथ्वी के समुद्र के जो आंतरिक सतह है उसके नीचे चले जाते हैं और आंतरिक सतह में जाएंगे जैसे वहां पे ऑक्सीजन सर अवेलेबल नहीं होगा। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो किस में बदल जाएगा सर, तरल पदार्थ गैस में बदल जाए। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि जैविक पदार्थ जब भी हम कह रहे हैं तो प्लांट और एनिमल्स आएगा ही आएगा। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आप कहेंगे सर अंदर में तो कुछ नहीं होता है, अंदर जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में सारी चीजें होती है। और डिकम्पोजिशन की बात है जहां तक तो हम लोग कहते हैं सर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। तो सवाल भी तो वही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे सर ऑप्शन में औद्योगिक ईंधन है, इंडस्ट्रियल फ्यूल है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में कोल, एलपीजी, साथ ही जो डीजल है सर, जो डीजल है ईटीसी को क्या कहा जाता है सर? औद्योगिक ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल कहां पे होता है तो सर इंडस्ट्रीज में। क्लोरोफिल का काम क्या है सर? क्लोरोफिल के बगैर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो सकती है। क्या करता है सर? ये सनलाइट को ट्रैप करता है, फंसाता है। अल्कोहल आप सभी समझ रहे होंगे सर, फॉर्मूला C2H5OH होता है। ये हमारे लिए सर हानिकारक भी है और लाभप्रद भी। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के कितने युग्म मौजूद होते हैं ये बताना है। आप कहेंगे सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि मानव में 46 जोड़ी क्रोमोसोम होता है, 46 जोड़ी कह रहे हैं हम लोग, 46 क्रोमोसोम होता है यानी कि 23 जोड़ी होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होते हैं सर? क्रोमोसोम होते हैं। पहला सवाल आ रहा होगा सर व्हाट इज इट, ये क्रोमोसोम है क्या? तो सर धागे जैसी संरचना है जो कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्या करता है तो सर अपने अंदर ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज को रखता है, यानी कि जीन को रखता है। मतलब आप कह सकते हो कि अनुवांशिक गुण को कंटेन किए हुए। मेरे मित्र ध्यान में कि ये क्रोमोसोम की संख्या 46, 23 जोड़ी जो है 46 यानी कि 23 जोड़ी जो है वो किस में होता है सर? तो सर मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में भी होता है और क्या होता है? फीमेल में भी होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसको क्या बोला जाता है सर? एलोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलोसोम यानी कि समजात बोला जाता है। और एक जोड़ी एलोसोम के साथ साथ इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं सर। हम लोग या तो एलोसोम बोल ले या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोल ले, दोनों चलेगा। लेकिन मेल और फीमेल दोनों के ही बॉडी में 23वीं जोड़ी में जो होता है सर उसमें क्या होता है तो सर एक जोड़ी, 22 जोड़ी तो दोनों में सेम होगा, एलोसोम बोला जाता है इसको। अब 23वां जोड़ी मेल में क्या होता है तो सर एक आपका एक्स और दूसरा वाई। फीमेल में क्या होता है तो सर दोनों एक्स एक्स होता है। यानी कि हैं तो सभी, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम ही बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो किसके थ्रू? तो सर मेल का जो एक जोड़ी एक्स वाई है और फीमेल का जो एक जोड़ी क्या है सर एक्स एक्स।
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र बोला जा रहा है मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कितने मौजूद होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक जोड़ी मौजूद होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे कि 22 जोड़ी को ऑलोसोम बोला जाता है और जो 23वां जोड़ी होता है उसको हम लोग हेट्रोसोम बोलते हैं, और जो 23वां जोड़ी एक्स वाई है सर, यही सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल में जो एक्स एक्स है वो रिस्पॉन्सिबल। ध्यान में रखिएगा कि अगर मेल के बॉडी के थ्रू फीमेल के बॉडी में एक्स क्रोमोजोम जाता है तो फीमेल के पास तो दोनों एक्स क्रोमोजोम है, तो कौन डिफ्यूज होगा सर, एक्स एक्स डिफ्यूज होगा। और ध्यान में रखिएगा एक्स एक्स अगर डिफ्यूज होगा तो क्या फॉर्म होगा सर, गर्ल, और अगर वाई और एक्स तो आप कहेंगे सर बॉय। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा सर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये होगा कि जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा पी उपकोष। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। आप क्या कहेंगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाकर के खत्म हो जा रहा है तो वो जो हमारा तत्व होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर पी ब्लॉक का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में भरा जाएगा तो सर वो तत्व एस ब्लॉक का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरा जाएगा तो सर वो तत्व डी ब्लॉक का होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखें कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको हम लोग वर्ग 1 और 2 का तत्व कहते हैं, यानी कि वर्ग 1 और 2 के तत्व को क्या बोला जाता है सर, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है ये कहां से कहां तक होता है, तो वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसमें कौन आ जाता है सर, इसमें लेंथेनाइड और साथ ही क्या आ जाता है, एक्टिनाइड आ जाता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आ जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में भरा जाएगा और जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में भरा जाएगा वो तत्व उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, आप कहेंगे पी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही सरल सा। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन है C2H5OH एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, C2H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, CH3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है अल्कोहल की। हम सबों को मालूम है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, OH होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे CnH2n+1 OH होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे सिंगल कार्बन की तो यहाँ पे n के जगह 1 आएगा और 2 × 1+1 यानी कि CH3OH हमारा क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर मेथेनॉल कहलाएगा। इसी को हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। दूसरा कार्बन अगर लेंगे तो सर यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 2 दूना 4 1 5 यानी कि C2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे 3 कार्बन लेंगे तो सर C3 और 3 दूना 6 1 7 C3H7OH ये क्या होगा हमारा सर, प्रोपेनॉल हो जाएगा जिसको हम लोग प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। C4H9OH क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, या इसको हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको गलत कथन चूज करना है। पहला ऑप्शन है C2H5OH इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, सर ये तो सही है। C2H7OH इसको प्रोपेनॉल कहा जा रहा है, क्या कहोगे सर, गलत है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है।
काहे हो? तो सर जो C2H7OH दे रहा है ये आणविक सूत्र गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोपेनॉल का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा सर? C3H7OH। क्या होगा? C3H7OH। बाकी के सर CH3OH मेथेनॉल सही है, C4H9OH ब्यूटेनॉल ये भी सही है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लाग लपेटा नहीं था, बस अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा और साथ ही इसका जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि अंडप का एक हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है होगा यहाँ पे। डैश इज अ पार्ट ऑफ कार्पेल दैट सर्व एज अ रिसेप्टिव स्ट्रक्चर फॉर द पॉलन। बीजाणु, वर्तिकाग्र, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, क्या होगा इसका? मेरे मित्र इस चीज को समझने के लिए आपको फ्लावर के संरचना को पूरी तरह से समझना। ध्यान दीजिए कि कोई भी फ्लावर हो हमारा, उसमें क्या होता है सर? 4 चक्र होते हैं। फ्लावर में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कौन कौन सा? तो सर पहला चक्र जो है इसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। पहला चक्र को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो दलपुंज कहते हैं सीधे। और तीसरा क्या होता है सर हमारा? तीसरा होता है हमारा पुमंग। और चौथा क्या होता है हमारा सर? जायांग। ध्यान में रखेंगे, पुमंग को एंड्रोसियम, जायांग को गाइनोसियम बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये जो आपका है इसको क्या बोला जाता है? पुष्पवृंत बोला जाता है। पुष्पवृंत बोला जाता है। और ये जहां पे ये फूल है रखा हुआ इसको बोला जाता है पुष्पासन। क्या बोला जाता है? पुष्पासन। और ये जो हरिनुमा संरचना देख रहे हैं सर इसको क्या बोला जाता है? तो सर इसको हम लोग बाह्य दलपुंज के, क्या कहते हैं सर? बाह्य दलपुंज के। और इसी के अंदर जो ये आप देख रहे हैं सर, जो आपको रंगीन दिखाई पड़ रहा है, कलरफुल, इसको क्या बोला जाता है सर? दलपुंज बोला जाता है। मेनली इसका काम क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा को अट्रैक्ट करना ताकि वो फूल पे बैठे। ध्यान देंगे। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं सर इसको बोला जाता है अंडप। क्या बोला जाता है? अंडप। और ये पूरा पोर्शन सर, ये यहां से पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? तो सर ये पूरा पोर्शन जो है वो जायांग यानी कि गाइनोसियम। और ये जो आप देख रहे हैं सर इसको हम लोग तंतु कहते हैं यानी कि फिलामेंट कहते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसको परागकोश यानी कि एंदर बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें डॉटेड डॉटेड संरचनाएं होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। जब भी परागकण इस अंडप के अंदर आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा? तो सर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। यानी कि किसी भी फ्लावर के द्वारा परागकण को अगर रिसिप्ट किया जाएगा तो किसके थ्रू? वर्तिकाग्र के। किसके थ्रू सर? वर्तिकाग्र के थ्रू। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। क्या कहेंगे सर? वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। बाद बाकी दलपुंज आप सभी समझ पा रहे होंगे, बाह्य दलपुंज सभी समझ पा रहे होंगे, और अंडप को ही क्या बोला जाता है सर? बीजाणु भी बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी फ्लावर में इस चारों चक्र में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित है उसको क्या बोला जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर यानी कि अपूर्ण पुष्प बोला जाएगा। और जिसमें ये चारों चक्र होगा उसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट फ्लावर यानी कि पूर्ण पुष्प बोला जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और किसी भी प्लांट के लिए फ्लावर क्या होता है? तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये चीज भी आप अपने माइंड में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है चला, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, हम आपको कोई कंसेप्ट देंगे, बस VVI करके आप सभी इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी याद रखना Mg3N2, और सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लेके। इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। कोई कार एक समान गति से चलते हुए 64 सेकंड में 568 मीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल क्या होगी? इसको हम नहीं बनाएंगे, आप बना करके नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फॉसिल्स फ्यूल में आपका कार्बन के अलावा और कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन। सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीजन को प्राण वायु बोला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बहुत जरूरी है सर। बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के सर हम और आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड तो जीने के लिए जरूरी नहीं होता। ऑब्वियसली जीने के लिए जरूरी नहीं होता, हमारे जीने के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं। और तीसरा है क्लोरीन, तो आप सभी समझ रहे हैं बहुत सारा इसका यूज है। पहला चीज तो सर नमक के फॉर्मेशन में ही क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही जरूरी है। तो साथ ही ब्लीचिंग पाउडर में भी हम लोग क्या करते हैं सर? क्लोरीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि तापमान थर्मोमीटर से उसी तरह से संबंधित है जैसे डैश कैलोरीमीटर से संबंधित है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है और कैलोरीमीटर से सर उष्मा प्रवाह को मापा जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी सर रेलवे के द्वारा उटपटांग दिया गया है और रेलवे ने इसका आंसर भी गलत दिया है। इसको उन्होंने रंग से कनेक्ट करा है जो कि गलत है। यहाँ पे उष्मांक कैलोरी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे उष्मा प्रवाह देना चाहिए और तब हम लोग क्या कहेंगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्योंकि कैलोरी मीटर की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है ये किसको मैचेगा सर? सॉरी, किसको मेजर करेगा? टेम्परेचर को। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर ये हीट प्रवाह को क्या करता है? मेजर कर। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्ष को कहा जाता है? हृदय का ऊपरी भाग, निलय, आलिंद, हृदय का ऊपरी बायां दायां भाग, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि मानव का जो हार्ट है ये क्या है सर? तो सर ये एक इमोशंस को इधर से उधर करने वाला है। क्या? बिल्कुल गलत सोचा। ये जो हम लोग ये बैठे हुए रहते हैं कि सर दिल ही नहीं लगता है, दिल रोने का करता है, दिल कुछ नहीं करता है। चला हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है। ये आपके पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करने के लिए क्या करती है सर? रक्त पे दबाव बनाती है। और हार्ट को क्या बोला जाता है सर? मेन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो दिल टूटना, जुड़ना, इमोशंस, ये सब जो है ना सर वो हमारे हार्मोन्स के चलते होता है, उसके पीछे दिल जिम्मेवार नहीं होता है। तो बेचारा दिल को आप लोग परेशान नहीं। अब आइए सर, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने कहानी पे। ये हार्ट के डायग्राम पे सर, ठीक है? अब देखो सर, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सर, ये आपके हार्ट की संरचना है, ठीक है? और जो दिल बनाते हो चला गड़बड़ा जा रहा है, तो चला दिल बनाते हो उसको जो ऐसे करते हो, एक्चुअली में यही वाला पोर्शन है। ध्यान से देखना, यही वाला पोर्शन है और आप लोग क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं। चला ये जो मिलाते हो ना, ये जो मिलाते हो, ध्यान रखना, एक हम लोग सेप्टम कहते हैं, विभाजिका कहते हैं, जो क्या करता है? बायां नीले और दायां नीले को अलग अलग बांटता है, ठीक है? तो अगर कहीं पे कटा हुआ दिल इस तरह से मिल जाए तो समझना दिल बंट गया है, ठीक? अब आओ सर इसके बात करते कंसेप्ट। मेरे मित्र जो हार्ट होता है उसमें आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हार्ट के ऊपरी हिस्सा में आलिंद पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये क्या है सर? बायां आलिंद। और इधर की जो संरचना आप ये देख रहे हैं ये क्या है सर? दायां आलिंद है। तो आप सभी याद रखेंगे कि हृदय के ऊपरी भाग में बाएं और दाएं दोनों साइड एक चैम्बर होता है जिसको क्या बोला जाता है सर? आलिंद बोला जाता है। दाएं साइड वाले को दाएं आलिंद और बाएं साइड वाले को क्या बोलते हैं? बायां आलिंद बोलते हैं। और हृदय के यानी कि हार्ट के निचले संरचना में
बाएं और दाएं भाग में भी चैम्बर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, बायां निलय और दायां निलय। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हार्ट के ऊपर में अलिंद मिलेगा, नीचे में क्या मिलेगा, आप कहेंगे निलय मिलेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो बायां अलिंद और दायां अलिंद है, और साथ ही साथ जो बायां निलय और दायां निलय है, इसको विभाजित कौन करती है सर? तो सर ये विभाजित जो है वो विभाजिका से होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सेप्टम कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी धमनी कौन होती है, तो सर ऑर्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। हृदय के ऊपर में अलिंद, नीचे में निलय, सबसे बड़ी धमनी कौन होगा, तो सर महाधमनी। और यहाँ पे निलय किसके द्वारा विभाजित होगा, सर विभाजिका के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है, हृदय का ऊपरी भाग, आप कहेंगे नहीं सर। निलय, सर निलय नीचे रहता है। आलिंद, आप कहेंगे सर आलिंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है। आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर वेट बोला जा रहा है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी कंपाउंड का आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के परमाणु द्रव्यमान को ऐड कर देंगे, आपको आणविक द्रव्यमान मिल जाए। मेरे मित्र यहाँ पे जिंक के 1 परमाणु है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जिंक के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, गुरुजी 65 होता है। 65 प्लस कर दीजिए। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, 1 परमाणु का द्रव्यमान 35.5 कितना होता है, क्लोरीन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 35.5। एक मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 से तो कितना होगा, 35 दूना 70, 1 71। मेरे मित्र 71 को जोड़िए, 5 1 6 और 7 6 13, कितना आ गया सर, 136 यूनिट। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर 136 नहीं है, 137, तो सर इसी को टिक मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 136 और 37 आसपास में है, बाकी तो और कोई आसपास में नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कोई दम नहीं है, ये सिर्फ आपको पूरा बोर्ड भरा हुआ लग रहा है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपका पहला ऑप्शन है कि जी का चंद्रमा पर मान उसके पृथ्वी पर मान के बराबर होता है, बिल्कुल सही है सर। जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी है सर, इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसका मान हर एक जगह फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है, हर एक जगह फिक्स होता है। तो जाहिर सी बात है कि धरतियों पर उतने होगा, चंद्रमों पर भी उतना ही होगा। तो सर ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, आपको गलत चुनना है। दूसरा ऑप्शन है कि 1 मीटर की दूरी पर रखी 2-2 किलोग्राम की 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है। सर देख लेते हैं, यहाँ पे मास फॉर्मूला हम लोग का होता है F = G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 हम लोग लेंगे। m1 इंटू m2 यानी कि 2-2 ग्राम का है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और साथ ही कितना दूरी पे रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। मेरे मित्र जब आप इसको गुना करोगे तो 7 चौका 28, 6 चौका 7 चौका 28, 6 चौका 24 2 26 और 6 चौका 24 2 26, पॉइंट हटा दो, 26.68 इंटू 10⁻11 करेक्ट, ये भी सही है सर। अब तीसरा ऑप्शन है कि जी का चंद्रमा पर मान उसके पृथ्वी पर के मान का 6वां भाग होता है, जो कि गलत है सर। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सर, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह पे बराबर होगा। जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी का चंद्रमा पर मान उसके पृथ्वी पर के मान के 6वां भाग होता है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6ठा भाग होता है। ये चीज कहेंगे तो चलेगा, लेकिन ये कैपिटल जी के बारे में कहेंगे तो क्या होगा सर, गलत हो जाएगा। मतलब हमको गलत चूज करना था तो गलत हमको मिल गया सर। कौन, गलत हमको मिल गया सर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट, आपके चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बल 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का समानुपाती हो। मेरे मित्र यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है।
क्यों आप कहोगे कि सर ये समानुपाती कह रहा है जबकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो आप सबों को मालूम है कि अगर हिंदी गलत होता है तो इंग्लिश ही समान होता है। तो इंग्लिश में इन्होंने ऑप्शन डी को मेंशन किया है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप सबों को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे असत्य कथन चुनना है तो सर असत्य कथन तो ये भी है, लेकिन इसका इंग्लिश सही दिया हुआ है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो सर ये स्टेटमेंट हमारा सही माना जाए रेलवे के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर आप बदल सकते थे, हमने नहीं बदला क्योंकि हमें आपको सिखाना था। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि केवल सी ही हमारा सही है? बिल्कुल सर, और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी में क्या लिखा हुआ है? केवल सी लिखा हुआ। आइए सर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही सरल सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि अम्लों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, आप कहेंगे सर पहले ही गलत कथन हमको मिल गया। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। तो सही आंसर तो आपका यही हो जाएगा सर। दूसरा है अम्ल का विलयन विद्युत का सुचालक होता है, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि आयन कंटेन करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है सर। और जो बेस होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है सर? नीला कर देता है। अधिकांश अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस रिलीज होती है? आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज। और धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न। मेरे मित्र ये था आपका 4 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि आपके पिछले एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे ख्याल से आपको इन सभी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। और अब आपको दोबारा इस टाइप का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।